जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है मेरे इस चैनल पे डी ट्रिपल एस बी एंड EMRS TGT मैथ्स 2026 की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसे मैंने टारगेट सीरीज़ का नाम दिया है। एंड आज डे 6 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 5 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं एंड कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। ठीक है, और जो बच्चे फ्री का कंटेंट देख रहे हैं कि डी ट्रिपल एस बी एंड EMRS TGT मैथ्स का फ्री में मिल जाए, तो भाई ये सारी वीडियोस फ्री में हैं उन सभी बच्चों के लिए। सो डोंट बी पैनिक की, और सारा सिलेबस कवर होगा मेरे इस चैनल पे, जो कि 2026 में पेपर देंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एंड देखते हैं क्या कुछ नया सीखते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि 5 ऑलरेडी हो चुकी हैं वीडियो, तो उसमें जाके आप देखिए 12 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड 12 क्वेश्चन नहीं, उसमें आपके कम से कम 50 कंसेप्ट करा दिए मैंने आपको। ठीक है, तो जाके देखना, अच्छी लगेंगी वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया है? हमें दिया है कि ऑल द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इचलन फॉर्म। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, कोई इसको इचलन बोलता है, कोई इसको इकलन बोलता है। अब इचलन बोलते हैं वैसे तो इसको। ठीक है, तो डोंट बी माइंड कि मैम ये तो इकलन है, ये इकलन है, भाई इस पे मत जाना। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, इसको इचलन फॉर्म बोलते हैं, हम ये देखेंगे क्या होती है। ठीक है, एंड सेकंड स्टेटमेंट हमें दिया है कि ऑल द मैट्रिक्स इन इचलन फॉर्म आर द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमें ये ऑप्शन में ये दिया है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, या तो दोनों ट्रू हैं, या एक ट्रू है, या एक फॉल्स है, या एक ट्रू है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन एंड समझ में आया ऑप्शन। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तभी तो ये क्वेश्चन होगा। एंड इचलन फॉर्म क्या होती है, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं कि जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, उसके नीचे वाले सारे जितने भी एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? ज़ीरो। क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये ई है। और एक बात और बताने देना चाहती हूँ कि मैं ये मत बोलना कि मैम आप पहले लिख के आते हो। भाई फिर मेरे को शूट करना होता है ना, तो मेरा कैमरा हिलता है, फिर आपको अच्छे से वीडियो क्लैरिटी नहीं होगी, इसलिए मेरे को ना पहले लिखना पड़ता है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ चीज़ें। बाकी मैं समझा रही हूँ, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है, फिर बाद में अगर मैं साथ साथ लिखूँगी ना तो कैमरा हिलेगा मेरा। जैसे कि आपको पता है अभी भाई इतना बड़ा चैनल नहीं हुआ है, छोटा सा ही चैनल है मेरा, आप लोग ही बढ़ाओगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ सब्सक्राइबर। ठीक है, फिर हम भी लेके आएंगे दूसरे वाला जिसमें मैं आपको लिख लिख के बताऊंगी। तो भाई अभी अभी के लिए इतना ही ठीक है, क्योंकि फिर मेरा ना फिर कैमरा हिलेगा, फिर आपको ही दिक्कत आएगी वीडियो में कि अच्छे से नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो इसलिए मेरे को पहले लिखनी पड़ती है सारी। बाकी मैं बोल रही हूँ ना, आप सुनते जाओ, और अगर लिखना है तो यहाँ से नोट्स भी बनाते जाओ। ठीक है, तो क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो भी लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक स्टेप लिखती गई, इसलिए वीडियो छोटी वीडियो में हम ज़्यादा सीखे तो बेस्ट है, मेरे को ऐसा लगता है। इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। ठीक है, और इसी में आता है एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। दोनों बात समझ में आई कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। और इसमें क्या कंडीशन होती है, मतलब इसमें ना जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 हो, यहाँ कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। अगर यहाँ जीरो भी होता ना तो भी ये प्रिंसिपल डायगोनल होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इस जो डायगोनल होते हैं उसके नीचे वाले एलिमेंट तो अपर का मतलब क्या होता है? ऊपर। अब इसको याद कैसे करोगे, क्योंकि कई बच्चे ना भूल जाते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ अपर लिखा हुआ है, अपर मतलब सोचते हैं कि ऊपर वाले एलिमेंट हो गए, नहीं, इसमें होता है अपोजिट। अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि नीचे वाले एलिमेंट डायगोनल के सारे जीरो। एंड लोअर मतलब नीचे, यानी कि ऊपर वाले, अपोजिट कर लो इसको, ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे?
0 प्रिंसिपल डायगोनल के। एंड ये मैट्रिक्स 3x3 की मैंने लिया है, तो देख लेना, ठीक है। ये क्योंकि एक स्केयर मैट्रिक्स ही बनती है। एंड यहाँ पे समझ में आ गया आपको। आप 2x2 से भी देख सकते हो, जरूरी नहीं है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझ में आया क्या होती है, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या होते हैं, सारे 0। एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देख लो। इफ़ ऑल द एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, आगे बात समझ में। एंड इफ़ ऑल द एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, इसको द लोअर ट्रायंगुलर। और ये अगर नीचे वाले होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर। कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब इचलन फॉर्म देखे क्या होती है। अब जो बेसिकली आपकी इचलन फॉर्म होती है ना, ये हमारी रैंक निकालने के लिए बनाई हुई है। मतलब रैंक निकालने की ही टाइप्स होते हैं इचलन फॉर्म। जैसे आपका माइनर को मतलब माइनर कि मतलब अलग, जैसे रैंक निकालने के ना अलग अलग टाइप होते हैं आपकी बुक में, अगर आपने पढ़ा है तो उसी में ही एक टाइप आता है इचलन फॉर्म। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। इचलन फॉर्म क्या होती है, मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए एक टाइप है। ठीक है, अब इचलन फॉर्म में क्या होता है, इचलन फॉर्म में ना जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, लीडिंग एलिमेंट, जिसको हम फर्स्ट मतलब जहाँ से हमारी मैट्रिक्स की शुरुआत होती है, 0 के बाद वाला जो भी एलिमेंट होता है ना, वो क्या होना चाहिए, 1। क्या बोल रही हूँ मैं, 1 होना चाहिए। जो कि लीडिंग एलिमेंट होता है ना, वो क्या होना चाहिए, 1। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द ईच रो इज़ 1। मतलब पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1। ध्यान से सुनो इचलन फॉर्म क्या होती है, दोबारा किसी और की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी फिर। एंड मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग एलिमेंट। लीडिंग एलिमेंट ऑफ द ईच रो मस्ट बी यूनिटी। मतलब ये दोनों लाइन का मतलब एक ही है, मैंने 2 बार लिख दिया है क्योंकि यहाँ लीडिंग एलिमेंट, क्योंकि इसका नाम लीडिंग एलिमेंट ही होता है। इस वर्ड को समझाने के लिए मैंने दोबारा लिख दी थी ये लाइन, ठीक है। इफ़ एनी 0 रो इज़ प्रेजेंट देन इट मस्ट बी लास्ट। अब इस लाइन का क्या मतलब है, ये लाइन ये कह रही है कि अगर जैसे कि हमारी ये मैट्रिक्स बनाई हुई है और इस मैट्रिक्स के अंदर जैसे ये सारे एलिमेंट क्या है, 0। अगर ये सारे एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स रो मतलब रो में 0 हैं तो वो नीचे आएंगे। मैं अभी रो की बात कर रही हूँ, तो रो में जितने भी एलिमेंट है ना वो नीचे आएंगे, 0। कहने का क्या मतलब है कि जितने भी 0 एलिमेंट होंगे वो हमेशा लास्ट एलिमेंट में आएंगे। ये नहीं है कि यहाँ 0 0 0 0 कर दो और नीचे लिख दो 0 0 1 9, वो नहीं होगी रो इचलन फॉर्म। समझ में आया इतना। इफ़ ईच रो नंबर ऑफ 0 मस्ट बी मोर देन द प्रीवियस रो। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि देखो पहले में तो क्या है, एक भी 0 नहीं है। दूसरे में कितनी 0 है, 2। तीसरे में 1 2 3। अब अगर मैं चौथे में लूँ तो 1 2 3 4। कहने का क्या मतलब है कि जो 0 है ना वो जैसे नीचे वाले, या तो यूँ बोल दो सक्सीडिड में बढ़ती जाएगी या फिर प्रीवियस में कम होती जाएगी। जैसे यहाँ 4 थी तो यहाँ 3 या 2, यहाँ 1 भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अब एक बारी ओरली समझाती हूँ मैं कि ये इचलन फॉर्म क्या होती है। ध्यान से सुनो एंड इसको याद भी कर लो मेरे साथ इसी वीडियो में। इचलन फॉर्म क्या होती है, मेरे साथ बोलो कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब जरूर 0 के बाद वाला जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिटी। ये कंडीशन है, 1 होना चाहिए। आगे बात समझ में। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि अगर जितने भी एलिमेंट हैं एक रो में और वो सारे 0 हैं तो वो लास्ट में जाएंगे, ठीक है। एंड तीसरी कंडीशन क्या बोलती है, तीसरी कंडीशन ये बोलती है कि जो 0 हैं या तो यूँ बोल लो कि नीचे से बढ़ते जाएंगे या फिर ऊपर से कम होते जाएंगे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। नीचे से हमारे एलिमेंट मतलब 0 हमारे हैं, नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आगे तीनों कंडीशन समझ में। अब मैंने ना यहाँ पे एक एग्जांपल लिखे हो, अगर एग्जांपल लिखे हुए हैं ये रो इचलन फॉर्म वाले हैं। एंड अगर कॉलम की बात करेंगे तो इसके अपोजिट कर देना, कॉलम में आ जाएंगी वो सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ये 2 फॉर्म पे चलता है, एक रो इचलन एक कॉलम इचलन, ठीक है। तो मैं रो की बता रही हूँ, आप कॉलम की अपोजिट कर लेना इसके। मतलब जैसे मैंने रो में बनाया ना, कॉलम में बना लेना, और सारी यही कंडीशन होती हैं उस पर भी। तो अब मैंने क्या बोला कि फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे इचलन फॉर्म है, यहाँ पे तो 0 है। हाँ ये इचलन फॉर्म ही है, ये रो इचलन फॉर्म ही है, क्योंकि ये एक
एक्सेप्शन मान लो, मैंने ये जान के लिया ये एग्जांपल ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो यहाँ पे तो लीडिंग एलिमेंट 1 था, ठीक है, पहली कंडीशन देखो लीडिंग एलिमेंट 1 है, वेरी गुड 1 है। अब दूसरी में क्या कंडीशन थी कि यहाँ पे 2 जीरो हैं और नीचे में 3 जीरो हैं, तो भाई ये भी एंड सारी जीरो है, तो इसमें सारी जीरो है नहीं, तो ये रो इचलन फॉर्म है। अब एक मिनट ये समझाती हूँ, पहले ये वाला समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि कनेक्ट करवा रही हूँ ना मैं ऊपर से। अब फिर से देखो कि फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट कितना है 1, जीरो के बाद वाला। सेकेंड रो में जीरो के बाद वाला लीडिंग एलिमेंट कितना है 1। अब जीरो क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो ये भी इचलन फॉर्म है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देख लो लीडिंग एलिमेंट 1, नॉन जीरो के बाद एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट कितना है 1, मतलब ये कंडीशन होती है लीडिंग, अगर मैं यहाँ पे भी लगाऊँ ना यहाँ पे, तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है। लीडिंग एलिमेंट क्या होता है 1। तो ये बात समझ में आई। अब सारी जीरो थी तो जीरो गई नीचे, तो ये भी लीडिंग, ये क्या होगी रो इचलन फॉर्म। लेकिन अब यहाँ पे आओ, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल पे आओ, ये तो समझ में आ गई कि लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, सब में होना चाहिए लीडिंग एलिमेंट 1, ठीक है। अब यहाँ पे आओ इस वाले एग्जांपल पे, इसमें मैंने क्या लगा रखा है, मैंने तो अभी आपको बोला है कि जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो मैडम जीरो है, ये कैसे रो इचलन फॉर्म है ये रो इचलन फॉर्म है। इसने क्या बोला है ध्यान से देखो, मैंने हिंदी में भी लिखी हुई है वो लाइन, आपको ये कनेक्ट, पहला एलिमेंट नॉन जीरो वाला 1 होगा। अब हमें नहीं फर्क पड़ता यहाँ जीरो है, जीरो पड़ी रहने दो, जीरो के बाद वाला एलिमेंट देखो क्या बोला है, नॉन जीरो, नॉन जीरो के बाद वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए 1। ध्यान से देखो, आप आए हो ना मेरी वीडियो में, कुछ यूनिक सीख के जाओ, ठीक है। ये तो भाई सब पढ़ाते हैं कि पहला एलिमेंट 1 होता है, लेकिन ये कौन बताएगा, ये मैं बताऊंगी आपको। कुछ तो यूनिक सीख के जाओ मेरी वीडियो में। आप जीरो के बाद वाला जो भी एलिमेंट होगा ना लीडिंग में वो 1 होगा, 1। तो ये भी हमारी रो इचलन फॉर्म है। अगर आपको कल को एग्जामिनर एग्जाम्पल उठा के दे दे ये वाला और बोले कि क्या ये रो इचलन फॉर्म है या नहीं है, अब जिसने रट्टा मारा होगा वो तो कहेगा कि पहला एलिमेंट 1 होता है, जो इसका फर्स्ट होता है। लेकिन नहीं बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, पहला एलिमेंट नॉन जीरो वाला 1 होता है। क्या बोल रही हूँ, अब यहाँ तो जीरो है चलेगा, लेकिन उसके बाद नॉन जीरो वाला जो भी एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये यूनिटी एलिमेंट है 1 है, लेकिन नॉन जीरो वाला, तो बच्चों ये भी क्या होगा आपका रो इचलन फॉर्म होगी, आपकी इचलन फॉर्म है। नॉन मतलब जीरो के बाद वाला, इस लाइन का मतलब ही ये है कि नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, यानी कि जीरो के बाद वाला एलिमेंट सारा क्या होना चाहिए 1। देखो जीरो के बाद 1, जीरो के बाद 1। अब यहाँ पे तो पहला ही दे दिया तो ये भी ठीक है। अब जीरो के बाद, क्योंकि पहले जीरो है ही नहीं, जीरो के बाद वाला 1, जीरो के बाद वाला 1, जीरो के बाद वाला 1, जीरो के बाद वाला 1। सिमिलरली यहाँ पे तो बच्चों ये भी ध्यान रखना कि अगर यहाँ जीरो है ना, तो जीरो के बाद वाला जो पहला एलिमेंट जा रहा है वो तो यूनिटी है, कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई कर रही है, तो ये रो इचलन फॉर्म है। इसको लिख लो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये मतलब कहीं नहीं मिलता, एक्सेप्शनल लगा लो या फिर एक समझाने का मेरा वे लगा लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनको हर एक चीज़ की नॉलेज हो और अच्छे से हो। तो ये भी रो इचलन फॉर्म है। अगर कल को कोई अलग एग्जाम्पल भी आ जाए तो ये ना हो कि आपने रट्टा मारा है, ठीक है, क्योंकि ये तो सबको पता होता है कि यूनिटी एलिमेंट 1 होता है, लेकिन यहाँ पे ये बात समझने वाली थी। हो गया कनेक्ट, पता चल गई रो इचलन फॉर्म क्या होती है। तो चलो अब वो स्टेटमेंट देखते हैं। होप सो आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड इचलन फॉर्म समझ में आ गई। तो अब आप इस स्टेटमेंट को खुद तोड़ो एंड बताओ, ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इचलन फॉर्म होती है। अब सारी की सारी अपर ट्रायंगुलर बोली है इन्होंने। अब अपर ट्रायंगुलर अभी हम पढ़ के आए थे, क्या था, जिसके नीचे वाले सारे डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या होते हैं नॉन जीरो, और जो डायगोनल पे एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो 1 ही होगा। लेकिन इचलन फॉर्म में क्या होता है, इचलन फॉर्म में होता है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है लीडिंग एलिमेंट वो तो 1 होना चाहिए, लेकिन अपर ट्रायंगुलर में तो क्या बोल रहा है कि वो तो कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे यहाँ मैंने 4 लिखा, लेकिन ये यहाँ
इचलन फॉर्म में तो कंडीशन होती है, जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए 1 होता है, लेकिन ये कंडीशन तो फुलफिल कर ही नहीं रही। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि सारे के सारे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इचलन फॉर्म नहीं होते। ये कंडीशन क्या होगी? गलत। ठीक है, तो देखो अब फॉल्स किस में है, फर्स्ट में फॉल्स है एंड बोथ फॉल्स है। तो चलो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब देखते हैं कौन सा सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि सारे के सारे इचलन फॉर्म क्या होते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। अब देखो, अब इचलन फॉर्म आपको क्या था कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए? लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 2 3, फिर नीचे 0 आनी चाहिए, उसके बाद 0 0, मतलब डायगोनल पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर 0 1 तो समथिंग, एंड उसके बाद जो भी नीचे फॉर्म आएगी, मतलब यहाँ एक 0 है तो नीचे कितनी जाएगी? 2 0, यानी कि क्या हो गया कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 आ रहे हैं। यस, यहाँ पे डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 आ रहे हैं। इचलन फॉर्म में भी तो यही था। ये देखो, इचलन फॉर्म में सारे एग्जाम्पल तो यही हैं, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 आते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 1 है, चलेगा। ये कह रहा है यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी, कि सारी की सारी जो इचलन फॉर्म होती है ना, वो हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो हमारी फर्स्ट तो क्या होगी? फॉल्स, एंड सेकंड क्या होगी? ट्रू। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत। अच्छी लगी? समझ में आया दोनों फॉर्म क्या होती हैं? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में आपको सैडल पॉइंट पढ़ाया था, वहाँ पे भी बताया था कि मैक्सिमम पॉइंट क्या निकालते हैं। तो एक बार दोबारा से डिस्कस कर देती हूँ, मैक्सिमम पॉइंट निकालते हैं हमारा क्या। तो इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था, एंड वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि उसमें कंसेप्ट था आपको क्लियर करना था, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा बोलना पड़ा। मज़ा आ रहा होगा है ना वीडियो में? तो अच्छी लग रही होगी, लाइक कर देना, ठीक है? दोबारा नहीं बोलूँगी मैं। चलो देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। मैक्सिमम वैल्यू में ना सबसे पहले हमें कोई फंक्शन गिवन होता है, ठीक है? उसका करेंगे हम डेरिवेटिव, जिससे क्या निकलेंगे? हमारे स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद हम निकालेंगे डबल डेरिवेटिव, और जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है ना, जो हम यहाँ से निकालेंगे उसमें पुट करेंगे। अगर वहाँ से ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू आती है तो होती है मिनिमम, और लेस देन 0 आती है तो होती है मैक्सिमम। तो जो भी जहाँ से ये पॉइंट निकलेंगे ना, उस पॉइंट को दोबारा से हम फंक्शन में वैल्यू निकाल के इसकी मैक्सिमम निकाल लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो चले, मैंने ना ये इसलिए जल्दी जल्दी बता दिया क्योंकि मैंने ना ऑलरेडी सैडल पॉइंट में ये मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट पढ़ा दिया था। होप सो आपने वो वीडियो देखी है तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले फंक्शन दे दिया, ठीक है? इसका कर दिया मैंने डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करने के बाद मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली। निकाल लोगे ना इतना दो, बस एक्स कॉमन लिया है। एक बार एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 0, और एक बार क्या आ गई? -4/3। इसको मान लो, कुछ भी मान लो, स्टार मान लो, एक्स मान लो, आपकी मर्जी है। तो जो ये पॉइंट आए हैं ना, अब निकालो इसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। निकाल लिया। जो ये पॉइंट आया है ना, इनमें पुट कर दो। जब मैंने एक्स को 0 पुट किया सेकंड डेरिवेटिव में, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन आ गई। अभी मैंने आपको बताया ना, जब ये वैल्यू ग्रेटर देन आती है तो ये उल्टे चलते हैं, ठीक है? मैथ में उल्टा चलता है सब कुछ। वैसे ये मैक्सिमम होनी चाहिए थी, लेकिन ये उल्टे चलते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना, इसमें क्या होती है? मिनिमम। तभी तो मैथ्स बोलते हैं इसको, समथिंग लाइक का यूनिक सब्जेक्ट। अब ये वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम वैल्यू। लेकिन हमें तो चाहिए क्या क्वेश्चन में? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने एक्स की वैल्यू -4/3 है इसमें पुट की, यहाँ से मेरे को मिल गई, क्या निकल गई? मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? तो जो मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में से हमारी छट गई ना, क्रिटिकल पॉइंट में से कौन सी? -4/3 हमारी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। जो ये वैल्यू है ना, इसको गिवन फंक्शन में पुट कर दो। कर दोगे, उसके बाद बस इसको सिंपली सोल्व ही करना है। ये बच्चों वाला कंसेप्ट है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये खुद करना। एंड आंसर क्या आ जाएगा? 2.185, ठीक है? तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए, सो आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा। मुझे भी मज़ा आया पढ़ाते हुए आज। तो देन सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। सो थैंक यू।